जानिए 1947 के पहले मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में। होता यूं है, सन 1818 थर्ड आंग्ल मराठा वॉर के पहले जितने भी मराठा थे वे विभिन्न सरदारों के रूप में, जैसे पेशवा, भोसले के रूप में विभिन्न प्रांतों में विराजमान थे। होता यूं है कि आपसी मिस सामंजस्य के कारण ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में आपस में वार छिड़ जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि मराठाओं की सेना ब्रिटिशर्स की सेना के सामने पराजित हो जाती है और ब्रिटिशर्स के दबाव के कारण वे अपनी सेनाओं को ब्रिटिशर्स में शामिल करने के लिए विमश हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि ब्रिटिशर्स उनकी मिसबिहेव का फायदा उठाते हैं और उनके जितने भी प्रांत होते हैं उनको अपने में सामंजस्य करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण पेशवा के पास से दमोह और सागर और भोसले के पास से नेरबुद्दा क्षेत्र, जिसे ब्रिटिशर्स अपने प्रांत में शामिल कर लेते हैं और इसे नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी के रूप में घोषित कर देते हैं और यहीं से ब्रिटिशर्स का मध्य प्रदेश में साम्राज्य का विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है। यदि दोस्तों बात की जाए सन 1947 के पहले के मध्य प्रदेश की, तो आपको उत्तर में ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, यहां पर आपको सिंधिया वंश जो कि ग्वालियर पर विराजमान थे, और बात की जाए वाले पार्ट की तो यहां पे आपका होलकर वंश जो कि एक इंदौर का रीजन था, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। यदि मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो यदि इस रीजन की बात की जाए, यहां पे जो मैं रीजन बता रहा हूं, यहां पे आपका था भोपाल रीजन, भोपाल प्रांत, और यहां पे बात की जाए तो यहां पे आपके विराजमान थे सिंधिया वंश जो कि ग्वालियर में उपस्थित थे। उसी प्रकार से यदि हम यहां पे बात करें नीचे की ओर, तो यहां पे अपना होलकर वंश विराजमान था जो कि इंदौर का एक भाग हुआ करता था। उसी प्रकार से यदि हम देखने की कोशिश की जाए तो यहां पे आपको छत्तीसगढ़ प्रांत की रियासतें देखने को मिलती थी। उसी प्रकार से आपको यहां पर ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था और इस प्रकार से यहां पर एक विंध्य प्रदेश हुआ करता था। यदि बात की जाए इस साइड के क्षेत्र की, तो यहां पे आपकी रीवा की विरासत हुआ करती थी, जहां पर आपको यहां पर बुंदेलखंड देखने को मिलता था, बुंदेलखंड। और यहां पर बात की जाए इस रीजन में, तो यहां पर हमको बघेलखंड प्रांत देखने को मिलता था। उसी प्रकार से यदि मैं इसके साउथ रीजन के एंड छोर की बात करूं, तो यहां पर हमको बरार प्रांत और यहां पे हमको नागपुर की रियासतें देखने को मिलती थी। तो ये जो आपके सामने जो मैप ड्रॉ हुआ है, तो ये हमारा 1947 के पहले मध्य प्रदेश का इस प्रकार से चित्रण हुआ करता था। इसके बाद हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाने लगे और धीरे धीरे अपना आधिपत्य कायम करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इनका आधिपत्य और ज्यादा कायम होते जाता है और जितने भी मराठा होते हैं और जितने भी पर्सन होते हैं उनके ऊपर एक दबाव क्रिएट करते हैं। आगे जाकर के 1853 में जो भोसले के एक महान नेता थे जिनका नाम था राघव जी थर्ड, उनकी हो जाती है डेथ। डेथ होने के पश्चात उनकी कोई भी संतान वहां पर विराजमान नहीं होती है। तो उस समय इंडिया के लॉर्ड डलहौजी जो कि इंडिया के एक गवर्नर हुआ करते थे, वे अपनी एक पॉलिसी अपनाते हैं जिसको राज्य हड़प की नीति कहा जाता है। वे राघव जी की कोई भी संतान न होने के कारण वे उनसे नागपुर का रीजन राज्य हड़प नीति के कारण वे अपने साम्राज्य में विराजमान कर लेते हैं और इस प्रकार से दमोह, सागर, नेरबुद्दा और नागपुर प्रांत आपस में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और वहां से जाकर के उन्होंने एक नई सल्तनत का निर्माण कर देते हैं। धीरे धीरे युग परंपरा चलते रहती है, बहुत सारे युद्ध वार वगैरह होते हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रूप से नहीं बैठ पाता है। धीरे धीरे जाकर के और एक बहुत बड़ी क्रांति रिवोल्ट देखने को मिलती है 1857 में। तो 1857 में जब एक क्रांति उत्पन्न होती है तो ब्रिटिशर्स के थोड़े छक्के छुट जाते हैं और उनके दिमाग में एक घटनाक्रम याद आता है कि आखिर हमारे पीछे इन सरदारों ने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमको इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वहां के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। तो जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं वे सर सैयद अहमद खां को अपने पास बुलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप हमें यह बताइए कि आखिर जो 1857 की क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ,
उसमें सरदार हमसे चाहते क्या है और ये क्रांति आखिर किस प्रकार से शांत की जाए, उसके बारे में हमको तर्क दीजिए। तो सर सैयद अहमद खां अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और ब्रिटिशर्स को यह बताते हैं कि जितने भी भारतीय हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को आप अपनी प्रशासनिक सेवा में कार्यकाल करने के लिए रख लीजिए, जिससे होगा क्या कि दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और जो क्रांति के जो दुष्परिणाम देखने को मिले हैं वे आगे जाकर को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यह तर्क रहता है किसका? सर सैयद अहमद खां का 1857 की क्रांति के बाद का। इनकी बातों पर जाकर के जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं वे उनकी बातों को एक प्रेफरेंस देते हैं और सन इन द ईयर ऑफ 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है, जिसके अंतर्गत माय डियर जो रीजन होता है हमारा सागर, दमोह, नेरबुद्दा, नागपुर, इनको आपस में चारों टेरिटरी को आपस में मिला करके वे सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण कर देते ब्रिटिशर्स लोग। और ये जो सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण होता है ये 2 नवंबर 1861 को एक सेंट्रल प्रोविंस बना दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और आगे जाकर के इन द ईयर ऑफ 1864 में जो निवाड़ क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की कुछ हिस्से को आपस में जोड़ दिया जाता है और उन्हें भी सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बना लिया जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे मध्य प्रदेश के चित्रण में कुछ विकास होते रहता है। और आगे जाकर के एक घटना हमको और देखने को मिलती है कि जो आपका बरार क्षेत्र हुआ करता था, बरार रीजन, वो हैदराबाद का एक पार्ट था। किसका पार्ट था? एक हैदराबाद का। तो हैदराबाद में उस समय बात की जाए तो निजाम का सबसे ज्यादा शासन था। निजाम प्रजाति के प्राणी वहां पर निवास करते थे, विराजमान करते थे और उन्हीं का एक आधिपत्य कायम उस क्षेत्र में हुआ करता था। तो उस समय निजाम के जो नेता थे वो थे आसफ जहां सिक्स्थ, जिन्हें हम प्यार से महबूब अली खां के नाम से जानते थे। ब्रिटिशर्स के लालच देकर के उन्होंने बरार रीजन को अपने क्षेत्र में शामिल करने की भरपूर प्रयास किया गया, जिसके कारण महबूब अली खां ने 5 नवंबर 1902 में 5 नवंबर 1902 में ब्रिटिशर्स के लालच के कारण जो महबूब अली खां थे उन्होंने 25 लाख रुपए पर ईयर की रेंट पर अपना जो रीजन था, बरार रीजन, हैदराबाद का जो पार्ट हुआ करता था, उसको ब्रिटिशर्स में शामिल कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स के उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने दिनांक 17 सितंबर 1903 17 सितंबर 1903 में यह घोषणा कर दी कि अब ये जो बरार रीजन है वे हमारे ब्रिटिशर्स का एक प्रांत होगा और सेंट्रल प्रोविंस का एक भाग होगा। आगे जाकर करके इस तरह सिलसिला बढ़ता गया और 1 अक्टूबर 1903 में बरार को सेंट्रल प्रोविंस का एक भाग बना लिया गया। और आगे जाकर के 24 अक्टूबर 1936 में ये जो सेंट्रल प्रोविंस नाम था उसको बदल करके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दे दिया गया। राइट, चलिए उसके प्रकार से धीरे धीरे डिप्लोमेसी चलती गई, बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन होते गए, ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा आधिपत्य कायम था और बहुत सारे रिवॉल्ट होते गए और आपसी में मिसकोऑर्डिनेशन के कारण धीरे धीरे उनका आधिपत्य बढ़ते गया मध्य प्रदेश की ओर। और इन द ईयर ऑफ 1948 एक तारीख आती है 28 अक्टूबर 1948 के दिन इंदौर और ग्वालियर को आपस में इस क्षेत्र में मिलाकर के सेंट्रल प्रोविंस के साथ और बरार के साथ आपस में मिलाकर के इंदौर और ग्वालियर को मध्य भारत का निर्माण कर दिया जाता है। धीरे धीरे यूं सिलसिला चलते रहता है और एक डेट आती है 1 जून 1949। 1 जून 1949 को भोपाल भी इस क्षेत्र का हिस्सा हो जाता है और इस प्रकार से एक सुनहरे मध्य प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो माय डियर, आपने यहां तक के समझने की कोशिश की कि 1947 के पहले मध्य प्रदेश का आखिर ऐतिहासिक चित्रण किस प्रकार था। आगे की घटना को हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के अंतराल के पश्चात। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आपको प्यार भरा मेरा नमस्कार। थैंक यू।